नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CGL, MTS, स्टेनो, GD इत्यादि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को देखने वाले हैं। अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो आपको यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगी, जैसा कि आज तक देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, हमारा एक ई-बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500। अब ये अपने पहचान की मोहताज तो नहीं है, मैं इतना समझता हूँ। इतने ज़्यादा लोकप्रिय तो ज़रूर हो चुका है कि आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर SSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वाला जो मोबाइल नंबर है इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना है। और मैं फ्री पढ़ाता हूँ, इसका मतलब कतई नहीं कि मेरा कंटेंट भी फ्री वाला होगा, है ना। मैंने इतने शिद्दत से लाइफ में किसी और चीज़ को नहीं किया है जितने शिद्दत से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये बात एकदम फैक्ट है, भगवान साक्षी है कि इसमें कितना झूठ और कितना सत्य है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे तरफ भी थोड़ा सा सोचें, है ना कि भाई क्या करना है ना, कंटेंट कैसा है। आप लोग तो पारखी हो जी, है ना। साथ छोड़ दिया है बहुत सारे बच्चों ने, वो मेरा साथ नहीं छोड़ा है, शायद अपनी सिलेक्शन को छोड़ दिया है पीछे। ठीक है, क्योंकि अपनी मानसिकता ऐसी है कि जो चीज़ महंगी है वही चीज़ अच्छी होगी, है ना। जो चीज़ महंगी है ना वही अच्छी होगी, सस्ता वाली चीज़ अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे हम ह्यूमन का मानसिकता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या ही करूँ दोस्त, मैं फ्री में ही पढ़ाऊँगा जब तक चल पा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई कुछ करें तो नियमित ज़रूर पढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो हमारा प्रश्न है, कादर और मुदवर भाषा का प्रयोग किस राज्य के जनजातियों के द्वारा करी जाती है। देखिए, कादर और मुदवर भाषा जो है ये तमिलनाडु राज्य में वहाँ के जनजाति के द्वारा बोले जाते हैं। वैसे तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा सर? तमिल होगा। क्या होगा? तमिल होगा। तमिल वही भाषा है जिन्हें सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में प्राप्त हुआ था, है ना। इसके बाद आपका संस्कृत का हुआ था, फिर 4 और आए थे। तो अभी जो शास्त्रीय भाषा की संख्या है ये है 6। कितने हैं भाई? 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़ यानी साउथ के चारों, और संस्कृत और ओडिसी। तो ये आपका 6 शास्त्रीय भाषा है, जिनमें पहला शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त भाषा तमिल है। ठीक है, इनके अलावा साउथ के चारों भाषा अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन ये फैमिली एक ही है। कौन सा फैमिली है? द्रविड़ फैमिली के भाषा है। द्रविड़ जो है आपका शैली भी होता है, स्टाइल भी होता है, जिसमें भवन निर्माण कराए जाते हैं, खास करके मंदिर। तो जो दक्षिण भारत की मंदिरों का समूह होता है ना, वो विशेषकर द्रविड़ शैली में बनाया होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रविड़ शैली का विशेषता क्या है? गोपुरम। और कभी कभी इस गोपुरम का अर्थ भी पूछा जाता है। तो गोपुरम का अर्थ होता है भैया लंबी गलियारा, लंबी गलियारा होता है। इसी प्रकार से मैंने उर्दू लैंग्वेज में आपको बताया था कि उर्दू यानी इस्लाम धर्म के जो पवित्र स्थल होते हैं, और वहाँ पे जो इंट्रांस गेट के पास ऐसा बनाया जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पिस्ताक। क्या कहा जाता है भाई? पिस्ताक कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 शास्त्रीय भाषा बता दिया मैंने, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृति और ओडिसी। संस्कृत है, एक्चुअली संस्कृति लिखा गया है। निसी गालो ये भाषा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी ये सभी के सभी इंडो आर्यन भाषा समूह के भाषा हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर आपसे पूछता है कि नेपाली भाषा बहुधा किस स्टेट में बोले जाते हैं, तो सिक्किम राज्य में बहुत ज़्यादा नेपाली भाषा बोले जाते हैं इंडिया के लिहाज से। सिक्किम की बात आ गई है सर। सिक्किम जो है ना, संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बना था 1975 के अंदर। सिक्किम पहले भारतीय भूभाग का हिस्सा नहीं था। इनके अलावा जो आपका मराठी है, कोंकणी है, बता दिए इंडो आर्यन है। कोंकणी भाषा जो है ये गोवा राज्य में बोली जाती है सर। कहाँ पे बोली जाती है? गोवा राज्य में बोली जाती है आपका कोंकणी भाषा, इन्हें ध्यान रखेंगे। दिवेही तथा महल भाषा ये लक्षद्वीप राज्य में बोली जाती है, यानी हमने कल या परसों भी ये चीज़ को मैंने आपको बताया है, जहाँ पे मैं मालदीव को आपको समझा रहा था। ठीक है, इनके अलावा भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में दारी भाषा बोले जाते हैं। दारी के जगह पे कभी कभी आपको पश्तो देखने को मिलेगा, है ना। पश्तो देखने को मिलेगा दारी के जगह पे। इनके अलावा श्रीलंका में सिंघली, बांग्लादेश में बांग्ला, म्यांमार में बर्मी, भूटान में जोंगखा भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने
अच्छा, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के बाद मंदारिन है ना। मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में सबसे जो लंबी या फिर बड़ी धर्मावलंबी की संख्या है वो ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़ते हुए रन बनाने के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया था? तो ये है भाई रिकी पॉन्टिंग। सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा के बाद जो है रिकी पॉन्टिंग तीसरे स्थान पे थे। इसे अपना विराट कोहली आगे ढकेल के चौथा स्थान पे कर दिया है और खुद का स्थान तीसरा स्थान पे बना लिया है VK बिरटू, है ना। तो रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल करा है। विराट कोहली 12,000 T20 रन बनाने वाले इंडिया का पहला बैट्समैन है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए अपना विराट भाई को ही चुना गया था। इनके अलावा बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझते हैं कि ICC में कितने प्रकार के अवार्ड होते हैं। ICC वनडे क्रिकेटर अलग होता है, ICC टेस्ट क्रिकेटर अलग होता है, ICC T20 क्रिकेटर अलग होता है, ICC इमर्जिंग प्लेयर अलग होता है ना। और एक होता है ICC क्रिकेटर, उसमें कोई भी पार्टिकुलर नाम नहीं लिखा होता है। जैसे 2023 के लिए ICC है ना क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है ये पैट कमिंस है, यानी वो ओवरऑल मापक में सर्वोच्च पाया गया है, ठीक है। और जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं उन्हें गारफील्ड अवार्ड दिया जाता है। तो पैट कमिंस को गारफील्ड अवार्ड दिया गया होगा, यानी लेटेस्ट होल्डर पैट कमिंस है गारफील्ड अवार्ड का। और जो लेडीज में ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाती है उसे रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। भारत में बता दिया था। अच्छा, भारत में सबसे अधिक T20 मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है ये आपका रोहित शर्मा के नाम है। सबसे अधिक इंटरनेशनल छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है ये भी रोहित शर्मा के नाम है। अब रोही लिखा गया है, रोहित शर्मा के नाम है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे तो काम होगा। इनके अलावा जो है एक दिवसीय क्रिकेट में इतिहास में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी रोहित शर्मा के नाम है 264 रन, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये तो कई बार पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 ईस्वी होते हैं 13 और 14 में। मैंने आपको कहा था कि अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की घोषणा की बात आए तो 2013 में, हैंड रिसीव्ड यानी प्राप्ति की बात आए तो ये आपका 2014 में हुआ था फरवरी महीना में। इनके अलावा 1944 में ब्रेडन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारतीय वित्त मंत्री कौन थे जो भारत के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? ब्रेडन वुड्स सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा। ये ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पे ही विश्व बैंक का स्थापना हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था। तो उस सम्मेलन में यानी 1944 में भारतीय की तरफ से पार्टिसिपेट करने कौन गए थे? तो RK शनमुखम शेट्टी जी, है ना। यहाँ पे जो बच्चे पहले ये क्वेश्चन नहीं सुने रहेंगे पक्का जवाहरलाल नेहरू आंसर लगा देगा 99% केस में, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है ना। RK शनमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले भी यही थे, RK शनमुखम शेट्टी साहब। गणतंत्र भारत में प्रथम बजट पेश करने वाले जॉन मथाई साहब थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आपको क्या बताता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, यानी केंद्र में जो बजट होते हैं वहाँ पे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन है। इनके अलावा राज्यों में वित्त आयोग का गठन के जो आर्टिकल हैं ये 243 आए हैं, वहीं केंद्र में जो वित्त आयोग का गठन होता है ये 280 के थ्रू होता है। अभी केंद्र में 16वीं वित्त आयोग का गठन हो चुकी है ना, 16वीं वित्त आयोग का गठन हो चुकी है। इससे पहले 15वीं वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ था, ठीक है। तो जो 16वीं वित्त आयोग का गठन हुआ है इनमें जो अध्यक्ष है कौन है? AP है, अरविंद पनगड़िया साहब हैं। अरविंद पनगड़िया साहब को आप कैसे जानते हैं? तो जब नीति आयोग बना था तो सबसे पहले अरविंद पनगड़िया साहब ही पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे नीति आयोग के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा जो राज्य में वित्त आयोग का गठन है ना ये गवर्नर करते हैं, और जो केंद्र में वित्त आयोग का गठन है ये प्रेसिडेंट करते हैं। वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय यानी 5 वर्षों के लिए होती है और ये 5 सदस्यीय भी होते हैं। ये जो केंद्र में वित्त आयोग होता है ना वो 4+1 होता है, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, ठीक है। ध्यान रखना ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के अनुसार ही विश्व बैंक की स्थापना हुई है, विश्व बैंक की स्थापना हुई है। टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में 2024 में विश्व बैंक के वर्तमान हेड अजय सिंह बंगा का भी नाम है। मैंने कहा था भारतीय मूल के 4 है, MTS में काम आएगा आपको। ये कौन कौन है? साक्षी मलिक है, रेसलर। इनके अलावा अजय सिंह बंगा है, ASB है। इनके अलावा आलिया भट्ट है, AB है।
और एक वो आपका सत्या नडेला है। ये 4 आदमी को जो है टाइम मैगजीन 2024 के लिए 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में शामिल किया है जो भारतीय मूल के हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, MTS में काम आएगा, लिख के ले लो ये चीज़। ठीक है, चलते हैं आगे। लोग कहते हैं कि समय बुरा आ गया है। मैं कहता हूँ कि समय बुरा करने के लिए जिम्मेवार कौन है? हम सभी तो जिम्मेवार हैं भाई, हम सभी तो जिम्मेवार हैं। जैसे मान लीजिए आज जो मेरी स्थिति है, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। अगर यही रवैया रहा तो मैं भी किसी के साथ चला जाऊँगा कहीं पे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बात करके मैं भी पढ़ाने लगूँगा। अब यही पढ़ाई का वो मोटा पैसा लेगा भाई, समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं? तो सब चीज़ के लिए जिम्मेवार जो है ना हम लोग ही हैं, है ना। चलिए, सरकार के द्वारा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई, चिंता करने की बात नहीं। सरकार के द्वारा ऋण का भुगतान किसकी उदाहरण है? जो ऋण का भुगतान करते हैं वो किसका उदाहरण है? पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऋण की भुगतान करी जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए एक ट्रेजरी बिल का आपने नाम सुना होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है। इसकी परिपक्वता अवधि पूछा जाता है आपसे, तो कौन कौन से होते हैं भाई, है ना। इसके परिपक्वता अवधि के 364 दिन आखिरी वाला है, यानी तीसरे नंबर का। इसका हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 2 × 2 1 पर 6 16, 2 8 16 और 2 × 2 182 दिन, और इसका उल्टा करेंगे 91 दिन। 91 182 364। ये ट्रेजरी बिल की 3 परिपक्वता अवधि है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। ट्रेजरी बिल सिर्फ केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं, राज्य सरकार से नहीं होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पूंजीगत व्यय में और क्या क्या चीज़ आता है। तो पूंजीगत व्यय में जो है मशीनरी आती है, मशीनरी उपकरण आती है, स्वास्थ्य शिक्षा भी इसी में आ जाती है, वाहन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी इसी में आ जाती है। ये पूंजीगत व्यय है। ठीक है, अस्पताल की भवन वगैरह निर्माण भी इसी में आ जाएगी। इनके अलावा मजदूरी, किराया, राजस्व, ये सब किस में आता है भाई? राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। जो मजदूरी है, किराया है, वेतन भी आ जाएगा इसमें, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजकोषीय घाटा कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजकोषीय घाटा में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आप कहेंगे उधारी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो भाई सबसे कम जो आपका जिला वाला स्थान दिबांग घाटी है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है शेरछिप। ये शेरछिप कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर स्थित है सर। कहाँ पे? मिजोरम के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षर जिला अभी नहीं दिख रहा है, बता दो फटाफट। अलीराजपुर, पढ़ाया हूँ ना अलीराजपुर, कहाँ पे है? MP के अंदर है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला राज्य जो है केरल है, और राज्यों में यानी केरला में भी सबसे साक्षर जिला जो है वो कुट्टायम है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, यह हमें जिला पे लिटरेसी रेट को रिलेट करके चीज़ों को बताया है। इनके अलावा जनगणना 11 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली का है, और ओवरऑल इंडिया में भी सबसे अधिक जनघनत्व जो है ना दिल्ली का ही है भाई। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को स्किप कर दिया जाए, ओवरऑल इंडिया में पूछे तो दिल्ली का है ना। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पर किलोमीटर निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये तादाद है। शहरी आबादी कहने का मतलब तादाद है, तादाद, है ना। ये मतलब क्या समझे आप कि भाई जैसे जनसंख्या का बहुत सारा भाग जो है, बहुत सारा भाग नहीं, उतना जनसंख्या ही है कि थोड़ा भी भाग बहुत ज़्यादा आदमी हो रहा है ना। तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोग शहर में निवास करते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से गोवा में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करते हैं, है ना। इनके अलावा नहीं समझे परसेंटेज के हिसाब से, मान लीजिए महाराष्ट्र में 1000 टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, इसका अगर 10% भी शहर में रह रहा है तो 100 रहेगा, और गोवा में मान लीजिए पॉपुलेशन में है 100, अब इसका 50% अगर शहर में रहेगा तो 50 को न रह पाएगा जी। तो परसेंटेज के हिसाब से गोवा में, और वैसे तादाद के हिसाब से महाराष्ट्र में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी जो है उत्तर प्रदेश में। ओवरऑल सबसे अधिक आबादी भी इंडिया में उत्तर प्रदेश का ही है, ग्रामीण भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछता है ना तो हिमाचल प्रदेश आंसर करने का है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए पहली बार मैं ऑप्शन मतलब मैथमेटिकल वे में समझाया हूँ आपको। इनके अलावा
WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व 2024 में किसे नियुक्त किया गया? VVI कर लेंगे। MTS ऐसे क्वेश्चन को बहुत ढूंढता है। MTS के समय जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी, है ना। तो ये आपका सेंथिल पंडियान है। कौन है भाई? सेंथिल पंडियान। सेंथिल पंडियान को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन में पहले कौन थे, किनका स्थान लिए हैं? ये ब्रिजेंद्र नवनीत साहब का स्थान लिए हैं सेंथिल पंडियान, जो WTO के अंदर अस्थायी राजदूत के रूप में नियुक्त करे गए हैं। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 1995 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। मुख्यालय इनका जेनेवा में है और भारत जो है इनके संस्थापक देश में शामिल है। वर्तमान में नाइजीरिया के एकोंजी अबिला, है ना, ये जो है WTO में हेड है। तो कभी कभी एग्जामिनर फुर्सत में हो तो विश्व बैंक का, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, WTO का, है ना, जो FAO है, इनका हेड का नाम भी पूछ देता है। ठीक है। इनके अलावा वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश है। अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 2021 में किया गया था। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM, है ना, NHM। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुआ था। बताए थे इनमें 3 किस्तों में राशि दी जाती है और टोटल राशि की रकम जो होती है 6,000 रुपया होती है, जो 4-4 महीना के अंतराल पे दी जाती है। आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत 2021 में हुआ था। यह 2023 तक चली थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था। ये फुटकर विक्रेता, जो रेहड़ी विक्रेता है या फिर जो मतलब सड़क के किनारे जो बेचते हैं ना, उनके लिए था, लोन प्रोवाइड कराता था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन की कार्यक्रम 2015 में हुआ था। मेघालय के शिलांग जो है, जिसे 100वां स्मार्ट सिटी होने का जो है कीर्तिमान मिला है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत 2016 में अरुण जेटली साहब के प्रयास से हुआ था। ऐसे इसकी घोषणा 2015 में ही कर दी गई थी मोदी साहब के द्वारा, लेकिन जो ये स्टार्ट होते हैं वो 16 जनवरी 2016 से होता है। इसीलिए इंडिया में 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन शायद पहले भी पूछा जा चुका है स्टार्टअप डे। इनके अलावा जब कोई भी कर्मचारी या श्रमिक एक नौकरी से दूसरे नौकरी की तरफ मूव करता है ना, पहले जो है मान लीजिए कि बिस्किट की दुकान में काम कर रहे थे, वहाँ पे सैलरी कम था या फिर जो भी कुछ है, अब हम जो है हार्डवेयर की दुकान में काम करेंगे, तो ये सीधा सीधा जो आपका काम के क्षेत्र को मोड़ लेना है। इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है ना, इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि एक्चुअली हार्डवेयर के क्षेत्र में हार्डवेयर वाला इंसान होना चाहिए था, अब ये बिस्किट वाला इंसान आ गया है। तो यहाँ पे जो बेरोजगारी क्रिएट हो रही है उन पढ़े लिखे हार्डवेयर से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के लिए, तो ऐसे बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आई होप आप समझ गए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए IT सेक्टर है और मैं हूँ एक लोहार, मैं लोहा का काम जानता हूँ, है ना, मैं मतलब लोहार हूँ मैं। अब मुझे IT सेक्टर में किसी न किसी वजह से नौकरी मिल गई, तो वहाँ का जो आदमी का मैंने नौकरी खाया है ना, तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ है ना, इसे हम कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, या फिर सीधे सीधे एक काम से दूसरे काम में मूव करने वाले श्रमिक को अपन उससे जो बेरोजगारी होती है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऐसे कॉमिक टाइप से एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में घर कर जाए चीज, है ना। इनके अलावा अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था में आती है उतार चढ़ाव, इंडिया के मामले में चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादातर नहीं देखी जाती है, क्योंकि चक्रीय बेरोजगारी वैसे कंट्री में देखे जाते हैं जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। अपने यहाँ कैसा अर्थव्यवस्था है भाई, कोई भी वीर बताओ भैया। अपने यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में डिफरेंस भी आपको बताया है कि क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ को पहला प्रायोरिटी दी जाती है भाई, किसी भी वजह से ना लाभ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें पहले समाज कल्याण, उसके बाद लाभ, है ना, समझ रहे हैं। इनके अलावा किसी भी फर्म में आवश्यकता से अधिक श्रमिक को रोजगार देने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है ना, उससे हम कहते हैं भैया प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब होता है गौन, लेटेंट, है ना, छुपा हुआ। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं बताया हूँ कि भाई, है ना, एक फर्म में 5 आदमी की नौकरी पे रखे जाने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 10 आदमी काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, वो 10 आदमी को लग रहा होता है कि मैं रोजगार में हूँ, लेकिन वो वास्तविक रूप से बेरोजगार हो रहे होते हैं, क्योंकि अपने जो उनकी क्षमता होती है वो पूर्णतः परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उतना काम ही नहीं है और उस श्रमिक के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होते हैं, है ना। तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है ना, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। वर्ष के कुछ निश्चित समय में
बार बार यानी साल दर साल रिपीट होने वाले बेरोजगारी को अपन मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसे बेरोजगारी आपको कृषि सेक्टर में मिलेगा। अभी धान रुपाई का काम मेरे ख्याल में हो गया होगा, है ना। बहुत दिन से गांव में नहीं रह रहा हूँ, लगभग 12 साल से, तो इतने नहीं रहता है ध्यान कि अभी क्या चल रहा होगा। लेकिन फिर भी बारिश मानसून आने से आपका खरीफ का फसल स्टार्ट हो जाता है। अभी चल रहा है हमारा सितंबर चल रहा है जी, है ना। तो एकदम रोपा उपा गया होगा धान, तो अभी जो है कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है। तो ऐसी जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है साल में, ये साल दर साल चलती है, तो इसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। वैसे कोई बच्चे दिमाग लगा ले, हमारे गांव में तो दूसरा खेती होता है, आज भी काम है, तो कहाँ है बेरोजगारी, है वो इतना तक नहीं जाना है भाई। इनके अलावा मशीनरी के से उत्पन्न बेरोजगारी, ये टेक्निकल बेरोजगारी है। ये क्या है, जैसे पहले आप टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पे जाते थे, आज कौन सा मशीन आ गया है, ATVM मशीन। इससे क्या होता है, वहाँ पे जाइए, एक ऐसा नक्शा रहता है, आपको किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है सिलेक्ट कीजिए, आपका टिकट छप के आ जाएगा। और जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है वैसे ही कार्ड का रिचार्ज होता है, आपके कार्ड से पैसे कट जाएंगे। चलते हैं आगे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है ना। इनके अलावा शहीद भगत सिंह का जो किताब है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनके अलावा शहीद भगत सिंह साहब का जन्म जो है गांव बंगा में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। फांसी की सज़ा जो है 1931 में 23 मार्च को। इनके अलावा असेंबली में बम फेंके थे 1928 ईस्वी को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 8 अप्रैल 1928, ठीक है। इनके अलावा गोवा स्थित मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है भाई, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, इसे भी ध्यान रखेंगे, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा कर दिया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के पहले हवाई अड्डा है। इनके अलावा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के भैया विजयपुरम हो गए हैं, 4-5 दिन पहले की बात है। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वर्तमान समय में, कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, है ना, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तो ये हैं वो 5 हवाई अड्डा जो इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसी एक राज्य है तो है उत्तर प्रदेश। इनके अलावा मुंद्रा पोर्ट ये गुजरात राज्य में स्थित है, मुंद्रा पोर्ट डायरेक्ट पूछा जाता है ना। इनके अलावा फरवरी 2024 में उड़ीसा के किस वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो गुप्तेश्वर वन को। देखिए गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में है, नंदन कानन भी उड़ीसा में है, हंसदेव अरण्य ये आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में वन का नाम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल जो है फरवरी 2024 में घोषित किया गया था। MTS वालों कान खोल के सुनो और छाप लो अपने दिमाग में। इनके अलावा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन ये कहाँ पे है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। यह राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल होगी। इससे पहले मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गढ़मर्दन ये 3 को ऑलरेडी जो है विरासत के रूप में चिन्हित किया जा चुका था, ठीक है। इनके अलावा गुप्तेश्वर वन गुप्तेश्वर शिव मंदिर के समीप है। भारत का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल कर्नाटक स्थित नल्लूर, है ना, कर्नाटक स्थित नल्लूर इमली ग्रोव था। ये सबसे पहले जो है इंडिया का जैव विविधता स्थल है ना। देखिए आप क्या समझ रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, तो गलत समझ रहे हैं। वो इंडिया का पहला नीलगिरी है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु का नीलगिरी है। ये जैव विविधता स्थल है, ठीक है। तो ये है आपका नेल्लोर, कर्नाटक का पहला। इनके अलावा हाल फिलहाल में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है भारतीय स्थल, इस यहाँ पे आप देखेंगे हल्दी चार द्वीप पश्चिम बंगाल मई 2023 में, बीरमपुर बगुरान जलपाई पश्चिम बंगाल मई 2023 में, तुंगकयोंग धो सिक्किम ये जून 2023 में, गढ़मर्दन हिल उड़ीसा मार्च 2023 में, गुप्तेश्वर वन उड़ीसा फरवरी 2024 में जो है ये जैव विविधता स्थल के लिस्ट में शामिल करा गया है। अभी हमारा 43वां यूनेस्को साइट में शामिल हुआ है, असम का है ना, असम का है। इनके अलावा 5 नए भारतीय रामसर साइट में जो 2024 में शामिल किया गया था, फिर 3 किया गया, फिर 2 किया गया,
है ना। तो ये जो 5 है अब ये आपके एग्जाम में आने के लिए परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि ये इनिशियली फरवरी टाइम में किया गया था, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान रखें, सीधे सीधे पूछेगा कि ये फला चीज़ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि भाई अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, तो ये कर्नाटक में है। अघनासनी एक्सचुरी कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईबेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। लोंगसोलावुड फॉरेस्ट रिजर्व ये आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो भाई ये जरूर ध्यान रखना कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आने के लिए तैयार हो गया है। बाद में कि नकटी और नागी ये जो बिहार में, ये तो बाद में आया था, है ना। तो ये सब अभी नहीं पूछेगा, बहुत कम दिन का है, लेकिन ये पूछा जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ लिखा है 1986। इनके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1936 में बना था। इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क, वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ करता है। इनके अलावा कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडार के लिए समृद्ध है, तो भाई दामोदर नदी घाटी में जहाँ कोयला भंडार पाए जाते हैं विस्तृत रूप से। भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड राज्य में होगा और उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। ये भंडारण उत्पादन आई होप आप समझ रहे हैं। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बराकर नदी है। इसी प्रकार से नाम मिलता जुलता एक बराक नदी है। तो जो बराक नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है और बराकर जो है ये दामोदर के सहायक नदी है। इनके अलावा भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी घाटी परियोजना था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। खेतरी बेल्ट जो राजस्थान में है, खेतरी कहिए या खेतरी बेल्ट कहिए, खेतरी क्षेत्र कहिए, ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में मिलेगा आपको। बेलाडीला ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। कद्रमुख ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में मिलेगा आपको। तुमलापल्ली यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी जिला में सोने का भी खदान है और कर्नाटक के कोलार में भी सोने का खदान है, दोनों ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत की सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजना टिहरी डैम परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। ये इंडिया के सबसे ऊंची डैम परियोजना है। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना भाखरा नांगल परियोजना, ये कहाँ पे स्थित है भाई, पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और ये गुरुत्वीय डैम है। इनके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना महानदी पर स्थित कौन सा है, हीराकुंड बांध परियोजना, कहाँ पे रहेगा, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो आपको काम आवेगा, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज शाम को नहीं तो कल सवेरे आपका क्लास नंबर 27 आएगा जो MTS के लिए चल रही थी। 26 क्लास ऑलरेडी डन हो चुकी है। मैं फिर कहूँगा जिनकी SSC में बहुत बेस कमज़ोर है, GK GS में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 124 रुपया वाला आराम से टुडे एग्जाम का कंटेंट ले लीजिए और रगड़ दीजिए 2 बार। कितना बार, 2 बार। 2 बार रगड़ने के बाद अगर आपको तकलीफ होती है तो इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए बच्चा, चाहे वो 10,000 फी दे के ही क्यों ना पढ़ा हो जनरल कंपटीशन के लिए, मैं UPSC की बात नहीं करता, है ना। अगर जनरल कंपटीशन के लिए कितना भी हाई फी दे के पढ़ा हो, अगर आपको तकलीफ हो रहा है हमारे कंटेंट इतना पढ़ने के बाद, तो उनको भी तकलीफ होगा। और जब एग्जाम में सभी बच्चे के लिए कॉमन तकलीफ हो तो उसे तकलीफ नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा नवलेशन में मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग समझदार हैं, ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।